नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चुनाव करीब आते आते दलों ने तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड जीत का दावा कर रही है। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दावा करते हैं, लेकिन अब चुनाव पास आते आते गठबंधन में दरार नजर आने लगी है। ऐसे में चर्चा गठबंधन में नजर आ रहे बिखराव को लेकर होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन चुनाव में सभी दल सक्रिय हैं। बीजेपी केंद्र में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है तो विपक्षी दल भी जीत का दम भर रहे हैं। लिहाजा 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जबकि सभी दलों ने चुनावी तैयारियों को रफ्तार दी है तो विपक्षी एकता के बूते बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दम भरने वाले दल अभी आगामी चुनाव को लेकर उलझन में नजर आ रही हैं। जी हां, यूं तो इंडी गठबंधन की कई बैठकें हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं की गई हैं, लेकिन चुनाव की दस्तक से पहले ही गठबंधन में बिखराव नजर आने लगा है। चूंकि टीएमसी ने आगामी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से भी अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया गया है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने का दावा किया है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो, ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ। वहीं हरियाणा में कांग्रेस सभी सीटों पर जीत का दावा करती नजर आ रही है। जाहिर है लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। सभी राजनीतिक दल अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। रैलियों, जनसभाओं और बैठकों का दौर तेज हो गया है, लेकिन चुनाव करीब आते आते विपक्षी गठबंधन के अलग अलग दलों के अलग सुर नजर आने लगी हैं। देखना यह है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दम भरने वाले गठबंधन की चुनाव आते आते क्या स्थिति रहती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए आज के मुद्दे के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। रंजीता मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। नितिन सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस। रविंद्र सिंह ढुल दरअसल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। रजवन ढहीनवाल, प्रवक्ता इनेलो। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत ढुल साहब आपसे। टीएमसी की बात करें या फिर भगवंत मान के बयान की बात करें, क्या चुनाव करीब आते आते इंडिया गठबंधन में दरार आ चुकी है? देखिए, दरार जैसी ऐसी कोई चीज मैं देख नहीं रहा। कारण क्या है कि ममता जी की यदि आप बयान को सुनेंगे तो मैंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि तृणमूल कांग्रेस जो है सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल के अंदर जो है ना जीतने देने और खुद जीतने में। तो ऐसे में ये उनके अपने एक विचार हैं। इसके अंदर जो अंतिम डिसीजन लिया जाएगा वो गठबंधन की मीटिंग के अंदर लिया जाएगा। अब इंडिविजुअल विचार व्यक्त करने का सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी राजनीतिक दलों को एक सर्वोच्च मेरे हिसाब से अधिकार हासिल है, तो उसमें उन्हें रोका नहीं जा सकता। नहीं, ममता तो ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन में उनके प्रस्ताव को नहीं माना गया। कांग्रेस जो यात्रा कर रही है उसमें शामिल होने के लिए या साथ लेने के लिए उन्हें नहीं भेजा गया न्योता। कांग्रेस से उनका संपर्क ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ लगता नहीं कि राहें अलग हो रही हैं, बिखराव हो रहा है? नहीं, देखिए, उनका कांग्रेस से संपर्क होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, लेकिन उनका गठबंधन से संपर्क होना बहुत जरूरी है। इस बात को समझिए, पहली बात। दूसरी बात जो है, यात्रा है वो कांग्रेस की है, ना कि अलायंस की है। तीसरी बात जो है, कांग्रेस की तरफ से कभी भी ये कहा नहीं गया किसी भी अपने घटक दल को कि भी आप आइए या फिर आप ना आइए। तो ये उनकी एक निजी इच्छा स्वेच्छा के ऊपर मैं मानता हूँ कि वो चाहेंगे तो आ सकते हैं, वरना नहीं चाहेंगे तो भी ये कांग्रेस की यात्रा है, ना कि किसी भी घटक दल की या फिर गठबंधन की। तो ऐसे
में जितना मैं समझ पाया उनके बयान को, तो उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि भाई यात्रा वेस्ट बंगाल में कब आ रही है, इस बारे में उन्हें सूचित नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पर क्योंकि यात्रा कांग्रेस पार्टी की है, जिसमें किसी भी घटक दल को कांग्रेस के द्वारा शामिल ही नहीं किया गया, तो ऐसे में सूचना देना भी कोई आवश्यक मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता हूँ कि होना चाहिए। अच्छा, तो मनमानी कर रही है कांग्रेस, ये भी आरोप लगाए गए हैं। चलिए आएंगे आपके पास। क्या आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं फोन लाइन पर? पीसीआर प्रियदर्शनी जी, भगवंत मान ये कह रहे हैं कि सभी 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे, तो अकेले लड़ रहे हैं पंजाब में। नहीं, ऐसा नहीं है। इस स्टेटमेंट को आप गलत तरीके से देख रही हैं ज्योति जी। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से आकलन करेंगी तो आपको लगेगा कि भगवंत मान जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। भगवंत मान जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हम इस तरीके से सक्षम हैं कि हम 13 की 13 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं और जीत का ध्वज फहरा सकते हैं, लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि हम अब इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। इंडिया अलायंस के साथ हम पूर्ण रूप से हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत आपको चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ वहां पे चालबाजी करने की कोशिश की है, और ये बात किसी से भी नहीं देखी छुपी है। दूसरी बात कि हम तो हमेशा ही मिलजुल के करना चाहते हैं इंडिया अलायंस के साथ, हम हैं और पूर्ण रूप से रहेंगे। और अभी जैसे ही हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया है, तारीख जैसे ही निर्धारित होगी, आप देखेंगे कि जीत हो जाएगी हमारी। इंडिया अलायंस की पहली जीत अगर कोई दर्ज होगी तो वो दर्ज आपको चंडीगढ़ के मेयर के चुनावों में पता लग जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव अकेले लड़ने में हम सक्षम हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अकेले ही लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल हम सक्षम है। जिस तरीके से संगठन हमारा है, जिस तरीके से हमने जमीनी काम कर रखा है, आज हम वाकई विकास की राजनीति कर रहे हैं। पंजाब में आप किसी भी स्तर में आप जाके देख लीजिए, जिस तरीके से हमारे मंत्रियों ने काम कर रखे हैं। ड्रग एक बहुत बड़ा इशू था। आप ये देखिए कि आज वो ड्रग पेडलर आज हरियाणा में कहीं ना कहीं आ गए हैं, और 28% की जो ड्रग पेडलर्स की कमी हुई है पंजाब में। आज ब्रेन ड्रेन जो हो रहा था पंजाब में, आज वो हरियाणा में हो रहा है। आज हरियाणा के बच्चे बेरोजगारी से पीड़ित हो रहे, सुसाइड केसेस बढ़ गए हैं हरियाणा में। तो आज इस चीज का तो जवाब कहीं ना कहीं देना होगा कि आपने क्या किया इन 9 सालों में, 10 सालों में आपने क्या किया, काम की राजनीति कहाँ की है। आज 32,000 से ज्यादा 1.5 साल की, आप ये सोचिए कि 1.5 साल ही हमारी सरकार को हुए, 32,000 से ज्यादा हमने नौकरियां उपलब्ध करवाई है, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाए हैं। और आज रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं बहुत पीछे है हरियाणा, सबसे पीछे है। अगर बेरोजगारी की लिस्ट दिखाई जाएगी तो नंबर 1 पे है हरियाणा। तो आप ये देख सकते हैं कि जब विकास की राजनीति कही जाएगी तो खट्टर साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नौकरियां कहाँ है? चलिए बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर बात करेंगे, वो एक अलग से बहस हो जाएगी। 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, ऐसा तो नहीं है। और अभी भी रोड खबर ये भी है कि भगवंत मान ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में कांग्रेस से कुछ नहीं है, गठबंधन को लेकर कहा गया। उन्होंने ऐसी मुझे तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सुनाई दी है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्टेटमेंट भगवंत मान जी ने बोली है। लेकिन ये जरूर बोला है कि हम सारी की सारी सीटों पे लड़ने के लिए सक्षम है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो हकीकत बयान की है, और ये सारा का सारा डिसीजन कि हमें किसके साथ लड़ना है, कितनी सीट पे लड़ना है, ये हमारा केंद्र नेतृत्व डिसाइड करेगा। और जिस दिन वो डिसाइड करेगा, जैसे करेगा, हम अपने केंद्र नेतृत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे उनका डिसीजन। चलिए चुनाव तो आ गए हैं, अभी तक तो ये था कि सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अब तो ये भी नहीं कि लड़ेंगे साथ मिलकर या नहीं लड़ेंगे। रंजिता मेहता जी, ये भी साफ नहीं हो पाया कि विपक्षी दलों का। ज्योति जी हो जाएगी, हो जाएगी, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, हो जाएगा। ताज्जुब होता है आम आदमी पार्टी की व्यवस्था को सुनकर कि आज डिबेट किस टॉपिक पे है और ये जवाब किस रूप से दे रही है। इनसे ये पूछिए कि जो जहाज हरियाणा में चलाना चाहती थी, चलने से पहले ही डूबता हुआ नजर आ रहा है। इनके पार्टी के जो सो कॉल्ड बिजनेस नेता इन्होंने बनाए थे, बड़ी बड़ी पोस्टों से उनको नवाजा था, वो आज आम आदमी पार्टी को पहले से ही, चुनाव से पहले ही छोड़कर जाने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो चुकी है। चाहे वो अशोक तंवर है, चाहे वो निर्मल सिंह है, चाहे वो चित्रा सिंह है, इनके खुद के कोषाध्यक्ष है। इनकी पार्टी में जो इसे ज्वाइन किए थे, 2 बार MLA रहे, वो तक भी मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ ज्योति जी, मैं इसका आपकी जब बारी आएगी तो कल
सवाल पूछे हैं, मैंने प्रश्न कौन सा पूछा सवाल इनसे। पूछा? आप मेरा जवाब सुन रही थी। मैंने अब सवाल कौन सा पूछा ये मैं क्या बताऊं आपको। रंजीता मेहता जी ने नहीं, सुन लिया, मुझे लगा था आप भी मेरी डिबेट बात सुन रही होंगी, सुनिए। लेकिन मुझे नहीं पता था आप केवल अपनी बात कह रही हैं। मैंने इनसे ज्योति जी, पूछा कि आपने विपक्षी दल जो अपने एकता के बूते बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दम भरते हैं, उनका ना तो सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी क्लियर है, साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी साफ नहीं हो पाया। आपने सवाल सुन लिया ना मैंने जो रंजीता जी से पूछा, अब आप उत्तर भी सुनिए। देखिए आज ममता बनर्जी जी ने साफ कह दिया है कि हम लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे, और उन्होंने इल्जाम क्या लगाया है कि जिस पार्टी के साथ 34 वर्ष हमने संघर्ष किया उसी पार्टी को अहमियत दी जा रही है, उस पार्टी को अलाइन किया जा रहा है, उस पार्टी से पूछा जा रहा है कि आपकी हिंदी नाम हमारा दिया हुआ है, सुझाव हमारे दिए हुए हैं, और प्राथमिकता किसी और पार्टी को दी जा रही है। और अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, 5-5 मीटिंग हो चुकी है। तो जो इनकी इकट्ठे मिलकर लड़ाई करने की बात थी, आज वो फुटबॉल बनकर एक दूसरे की तरफ किस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं वो सबके सामने आ रहा है। सहूलियत की राजनीति करना चाहता था ये गठबंधन, तो गठबंधन न बनकर एक ठगबंधन बनकर रह गया है। आज निश्चित ही इस दलदल में से बहुत से दल पहले ही किनारा कर जाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले। हरियाणा पे भी 2 शब्द बोल दीजिए मैडम, हरियाणा पे भी 2 शब्द बोलिए। आप मुझे सलाह देंगी, आप मुझे बताएंगे किससे बोलना है। डिबेट गठबंधन पे हो रही है, इंडिया अलायंस पे हो रही है, उसके बारे में बोलूंगी, ना कि आपके में बोलूंगी। इसलिए अपनी जुबान को चुप रखिए और अपनी बारी आने का इंतजार नहीं, मुझे आपसे नहीं आज जिस तरीके से रश्मि जी, जिस तरीके से आप लोग बीच में डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, मुझे लगता नहीं है आपको नेशनल या स्टेट चैनल से बैठकर डिबेट करनी चाहिए। अपनी ज्योति जी, रश्मि जी आपको म्यूट ही करवाना होगा फिर। इस तरीके से डिबेट नहीं करूंगी। नहीं, म्यूट करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि आप सुनेंगे नहीं धैर्य से। देखिए चलिए बोलिए। आज विपक्ष सहूलियत की राजनीति करना चाहता था, और सीएम को लेकर ही इनका इतना बड़ा विवाद था कि मुझे लगता है कि साप्ताहिक सीएम बनाने पर शायद इनका गुजारा चल जाता। मंडे को ममता बनर्जी सीएम होती, ट्यूसडे को अरविंद केजरीवाल जी का सीएम बनाया जाता, वेडनेसडे को नीतीश कुमार ले लेते, थर्सडे को उद्धव ठाकरे ले लेते, और फ्राइडे को मौलाना अखिलेश जो है वो सीएम बन जाते, और सैटरडे को मायावती जी को मौका दिया जाता, और संडे को काम किसी कम होता है तो उस दिन राहुल गांधी बाबा को भी बारी दी जा सकती है सीएम बनने की। तो आज जिस तरीके से इनकी लड़ाइयां हो रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि इनका जो गठबंधन है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो आज हम प्रति जो एक धोखे वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है, और जिस तरीके से इनके अलायंस की लड़ाइयां चल रही हैं निश्चित तौर पे ये जल्दी ही भ्रम भी टूटने वाला है और ये गठबंधन भी टूटने वाला है। पिछले 72 सालों में कांग्रेस पार्टी कितनी बार अपना स्टैंड बदला है, और इस पर आज जो ममता बनर्जी ने कहा है उससे राहुल बाबा का क्या स्टैंड है वो इस बात को क्लियर करे। रजन रहीनवाल जी, आप लोग भी दिलचस्पी दिखा रहे थे शुरुआत में, ये भी कहा कि ये तो हमारा ही फॉर्मूला था, हमारा ही सुझाव था कि विपक्षी दल एक साथ आ जाएं। आप लोगों को साथ नहीं लिया गया, लेकिन अब जो स्थिति है कि बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा है। ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, भगवंत मान कह रहे हैं हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं, यहाँ हुड्डा साहब कह देते हैं कि कांग्रेस यहाँ सभी 10 सीटें जीतने में सक्षम है। तो कैसे देख रहे हैं गठबंधन को? देखिए ज्योति जी, एक बात आती है, ये तो सभी को पता है कि सक्षम अगर अकेले कांग्रेस होती तो निश्चित तौर पर 2 बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती। ये तो सबको पता है कि कांग्रेस सक्षम नहीं है, और अगर सक्षम हरियाणा में होती तो हरियाणा में 10 की जो सीटें थी 10 की 10 वो नहीं गवाती। तो ये तो सबको मानना पड़ेगा ना कि भाई अगर आप एकजुटता की लड़ाई एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप इस प्रकार का जो अहंकार दिखाएंगे कि हमारे बगैर कुछ नहीं है या हम सर्वे करवाए हैं, जिस प्रकार से आपने हरियाणा का जिक्र किया, तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि हमें जो अकेले अपने दम पर लड़ने में सक्षम है कांग्रेस पार्टी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने में सक्षम है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो सक्षम नहीं है। लेकिन रिजल्ट क्या रहा, आप उस चीज के बारे में बताइए ना कि पिछली बार आपके एक सीट आई थी 2014 में, 2019 में आपके पास एक भी सीट नहीं आई। तो ऐसा सक्षम तो क्या पूरे देश में आप चुनाव लड़ लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होता है जब आप एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, अपने अहंकार को त्यागेंगे। और अहंकार को त्यागने से पहले सबसे बड़ी बात एक सोच बड़ी बनानी पड़ती है। बड़ी सोच तभी बनती है जब हम एक दूसरे के साथ मिल बांट कर अपनी जो बातें हैं, जो विचार है, विचारों को एकजुट करें, एक मत करें, उससे सहमत हो तभी तो बात बनती है। और ये जो अभी जिसको ये लड़ाई का कह रहे हैं कि विपक्ष का गठबंधन टूट गया, ऐसा नहीं है।
ममता बनर्जी की जो स्टेटमेंट मैंने सुनी वो भी यही कह रही थी भाई यहाँ पर कांग्रेस का जनाधार नहीं है, हम उसको जो सीटें दे सकते हैं उस सीटों के अलावा अगर हम यहाँ पर और स्टेट में अगर चुनाव लड़े तो ठीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो मैं हूँ। तो वही बात है, हर स्टेट की अलग अलग बात है। आम आदमी पार्टी आज पंजाब में सरकार बनाई बैठी है, वो ये कहती है कि मैं यहाँ सक्षम हूँ। अगर ऐसे ही सारे सक्षम हुए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अगर किसी का बड़ा योगदान रहेगा तो विपक्ष का रहेगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष अपने अहंकार को त्याग नहीं रहा, वो एकजुट हो नहीं पा रहा, वो एकजुट नहीं होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उसका बेनिफिट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी चाह ही यही रही है कि ये जो विपक्ष है ये एकजुट ना हो। आज सबको अपने जो निजी स्वार्थ है उनको त्याग कर एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है, वरना तो कुछ होना मैं मानता नहीं हूँ। रही बात ये कि आपने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा कि हमारी भी है, ये सोच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच को आगे लेकर जाया गया और उसी सोच में अब वो भले ही आगे और भी मीटिंग होनी है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ज्योति जी कि कोई भी पार्टी अगर ये कहती है कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है, दूसरी पार्टी कहती है हम अकेले लड़ने में सक्षम है, तो वो कहीं ना कहीं सीटों का मोल भाव करने की तैयारी में है कि हम ये दिखाएंगे कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है तो शायद दूसरी पार्टी कुछ हमें सीट एक्स्ट्रा दे दे या हो सकता है उसको कम देनी पड़े। ये एक चुनावी रणनीति हो सकती है, इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो ये चुनावी रणनीति भी हो सकती है। तो इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो चुनाव में थोड़ा सा समय बाकी और है, जो जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी तो इस प्रकार की घटनाएं, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन मेरा मानना यही है कि आज जो विपक्ष है, कहाँ समय देख रहे हैं आप लोकसभा चुनाव में, कहाँ टाइम बचा है? नहीं, वोटर्स अगर उलझन में ही रहेंगे, वोटर्स छोड़िए, इन पार्टियों के वर्कर्स भी अगर उलझन में रहेंगे, क्या करना है, साथ लड़ना है, नहीं लड़ना है, किस दल का उम्मीदवार कहाँ से होगा, किसका कहाँ से नहीं होगा, तो कहाँ समय बचा इन चीजों को डिसाइड करने के लिए? ज्योति जी, मैं एक चीज का जवाब दे देता हूं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे एनडीए गठबंधन है, जो सरकार में बैठे हैं, सत्ता चला रहे हैं, कंफ्यूज तो अभी वही है। जब जेजेपी और बीजेपी अब गठबंधन उनका चल रहा है, सत्ता में सरकार चला रहे हैं, अभी तक तो उनका ही कंफर्म नहीं हुआ है कि वो इकट्ठे लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। वो कह रहे हैं हम इकट्ठे लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हम अलग अलग की तैयारी में बैठे हैं। तो ये चीजें आप दोनों पार्टियों के लिए, विपक्ष के लिए भी और जो इंडिया गठबंधन है उनके लिए भी, दोनों के लिए बराबर लेके चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, आपका जो सुझाव है और आपका जो सवाल है वो मैं पूछूंगी रंजीता मेहता जी से। में भी कुछ ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन समय तो है नहीं। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि समय बहुत बचा के चुनाव में, तो ऐसा नहीं है। प्रियदर्शनी जी कुछ कहना चाह रही है? समय तो नहीं है, लेकिन ये समय भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है या इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है। पूछेंगे इनसे, पूछेंगे बीजेपी से। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये बोल रही थी कि किस तरीके से हमारी पार्टी से बहुत सारे नेता गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि इतिहास में ये पहली पार्टी है कि यहाँ से लोग गए हैं और आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि इनकी पार्टी से लोग नहीं गए हैं। इनकी तो सोचिए ना कि सत्ता में रहते हुए इनके सिटिंग गवर्नर सतपाल जी खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि इस किस्म के इंटरव्यू इन्होंने भी देखे होंगे, सबने ही देखे होंगे कि किस तरीके से ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से ऑपरेट करती है, किस तरीके से घोटालाबाजी करती है। तो आना जाना तो नेताओं का लगा ही रहता है। दूसरी बात कि सबसे बड़ा जवाब नहीं, आपका तो जाना जाना ही लगे। आपके पास गिन चुन के तो नेता थे दूसरे दलों के। नहीं, देखिए हम तो नई पार्टी है, हम इनकी तरह पुरानी पार्टी तो है नहीं। नई पार्टी कब तक कहती रहेंगे? विधायक नहीं बनेंगे तो क्या नए ही रहेंगे? क्या आप लोग चुनाव तो लड़ चुके हैं ना, जमानत नहीं बच पा रही, वो अलग विषय है। देखिए हम नई पार्टी। निर्मल सिंह जब आए तो कहा गया पार्टी मजबूत होगी, चित्रा सरवारा को लेकर कहा गया, अशोक तंवर को लेकर कहा गया। तो ये जो बड़े चेहरे, बड़े नाम आपकी पार्टी में थे, इनके आने से पार्टी अगर मजबूत हुई थी तो इनके जाने से कमजोर कैसे नहीं होगी? समझा लीजिए। देखिए अशोक तंवर जी बहुत ही बड़े लीडर हैं, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि स्कूटर का भी कोई स्टैंड होता है लेकिन अशोक जी का कोई स्टैंड नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो अशोक तंवर जी, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आए थे वैसे ही चले गए, पार्टी में उन्होंने कोई योगदान नहीं किया। दूसरी बात, सबसे मुख्य बात कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे करारा जवाब मिलेगा इस समय जब चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होगा, और इनको करारा जवाब मिलेगा क्योंकि इन्होंने सारे शाम दाम दंड भेद सब लगा दिए, किस तरीके से चुनावों को रोका जा सके, किस तरीके से जनता को बरगलाया जा सके। लेकिन अब नहीं होगा।
इन्होंने खरीद फरोख्त भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम इनके नहीं आने वाला है। और इस समय चंडीगढ़ में मेयर हमारा बन रहा है और हम इंडिया गठबंधन के साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं। और हरियाणा में भी, मैं हरियाणा की बात कर रही हूं क्योंकि हम हरियाणा की डिबेट में बैठे। हरियाणा की आपके पास भी आ रहे हैं, आपको काउंटर में कुछ कहना। सुभाष जी को मैं चर्चा में जोड़ लेती हूँ आपसे पहले। सुभाष जी, कैसे देख रहे हैं गठबंधन की स्थिति को? जहां जहां जो भी पार्टी मजबूत है वहां सीट शेयरिंग को तैयार है नहीं कोई भी दल, कैसे बात बनेगी? ज्योति जी, ये गठबंधन, इसका औचित्य जो है अब वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। इसकी प्रासंगिकता इस गठबंधन में शामिल लोगों ने या जो इसके पैरोकार थे उन्होंने ही लगभग समाप्त कर दिया है, अलग अलग प्रकार के बयान देकर और अपने अलग अलग स्टैंड लेकर। उसमें अगर मैं बात की शुरुआत करूं तो जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, तथाकथित न्याय यात्रा जो उन्होंने ड्रामा शुरू किया है, उससे मैं बहुत सख्त शब्द ये यूज करना हो सकता है कि आपत्तिजनक हो या हो सकता है इस बात से विरोध हो। उन्होंने इस वक्त क्योंकि आपने जो सवाल इनेलो प्रवक्ता से बार बार किया था कि समय कहाँ है, मैं सहमत हूं आपके इस सवाल से और इस आशंका से कि अब क्या समय था इस प्रकार का ड्रामा रचने का, और आप इसमें बजाय आप अपनी गठबंधन को मजबूत करते या सीट शेयरिंग पर चर्चा करते, उसको फाइनलाइज करते, उसकी बजाय आप कहीं किसी और राह में निकल पड़े हैं। और इस दिशा में मैं इसलिए कह रहा हूं इस चीज को क्योंकि इन्होंने अभी, अगर जनता दल यू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं और प्रिंसिपल उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं के.सी. त्यागी, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी लोग हैं, उन्होंने बयान दिया है, पर मार्केबल बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर ध्यान दीजिए, आप वाक पर क्यों निकल गए हैं। कितनी माकूल बात कही है। और मैं इसलिए उनकी बात को महत्व दे रहा हूं इस गठबंधन की चर्चा में कि नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में सामने आए थे और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न नेताओं से मिलकर उन्होंने इस प्रकार की परिकल्पना या ऐसी सोच उनके दिमाग में आई थी, कल्पना की थी और उसके अनुरूप लोगों से कोशिश करके उनको इकट्ठा करने की दिशा में कदम आगे उन्होंने बढ़ाया था। अब उनके ही सबसे करीबी नेता के.सी. त्यागी ने इस प्रकार के बयान दिए हैं, तो इस बात से अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि वो क्या सोचते हैं और ऐसा वो क्यों सोचते हैं। मेरा ये स्पष्ट मानना है, वो इसलिए कि गठबंधन के, कांग्रेस छोड़कर गठबंधन के जो अन्य दल हैं उन सबको इस बात का पूरा भान हो चुका है कि कांग्रेस गठबंधन को चलाने में, उसे मजबूत करने में विश्वास नहीं रखती है। वो केवल और केवल अपनी मजबूती देखती है और ये लगातार बड़ा लंबा इतिहास रहा है, मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा। कारण यही है कि अगर आपने अभी जिन 100 सीटों पर यात्रा करने की सोची, मणिपुर से लेकर आप मुंबई जा रहे हैं, उन 100 सीटों की अगर आप गणना करेंगे, मैं पत्रकार हूं, लंबे समय से मैं इन लोगों को नजदीक से देखते रहा हूं, आप अगर उन सीटों की गणना करेंगे तो वो वही 100 सीट हैं जिन पर कालांतर में, अभी तो नहीं लेकिन कालांतर में कांग्रेस का आधार मजबूत रहा है या वहां से वो सांसद जीतते रहे हैं। तो आपने उन क्षेत्रों का चयन किया। अब आप साथ में अगर आप देख लें, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मुझे जानकारी नहीं है, मुझे बुलाया नहीं गया है। कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ममता बनर्जी से संपर्क करके उनको बोला है कि यात्रा में शामिल होने के लिए। अभी 3-4 दिन पहले खबर हम सब ने दिखाया, आपके चैनल ने भी दिखाया होगा कि उन्होंने बंगाल में कैसे सर्व समाज की एक पैदल यात्रा सड़क पर शुरू कर दी। यानी कांग्रेस के कंपटीशन में ममता बनर्जी ने एक यात्रा शुरू की सर्व समाज की, सभी वर्गों को, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब तरह के लोग थे, सभी धर्मावलंबियों के लोग थे, उनके साथ चल रहे थे, गेरुआधारी लोग भी थे, टोपीधारी लोग भी थे, सब तरह के। तो आखिर इस प्रकार की जो चीजें चल रही है, जो गतिविधियां चल रही हैं और बयानबाजी, इतनी तल्ख बयान जो ममता बनर्जी ने, जो आपने बताया, ममता बनर्जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई बातचीत नहीं है, यहाँ केवल और केवल हम लड़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री की बात आपने स्पष्ट कर ही दी है। पंजाब ने क्या कहा, उन्होंने, भगवंत मान जी ने ये कहा, अभी आम आदमी के प्रवक्ता उनकी बातों को समझा रहे थे, उन्होंने स्पष्ट एक लाइन में कहा
कि आपके पक्ष में 13-0 का फैसला होगा। कोई ये मुझे समझा दे इसमें कहाँ किंतु परंतु रह जाता है। आम आदमी की प्रवक्ता भी ये समझा रही थी, उनके बयानों का मतलब बता रही थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये लगभग एक तरह से अब ये संगठन जैसी की आशंका पहले जताई जा रही थी, और जो प्रमुख सत्ताधारी पार्टी आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, लगातार वो इस बात को वो तर्क दे रही थी, वो पार्टी उसके नेता इस बात को कह रहे थे कि भाई ये तो भानुमति का पिटारा है, ये साथ नहीं चलेगा। हम इस तरह की देखिए उसका कारण है कि अब न कोई चौधरी देवीलाल है जो प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दे गठबंधन को जारी रखने के लिए, अब न कोई हरकिशन सिंह सुरजीत जैसा कोई व्यक्ति है जो अपने को नेपथ्य में रखकर सारी पार्टियों को एक साथ करने के लिए मनाए और कुछ न कुछ त्याग करने के लिए उसको सिखाए। तो न कोई बीपी सिंह है उस तरह का जिसका नेतृत्व इस प्रकार का हो, जो कैरिस्मेटिक नेतृत्व हो उसको साथ लेकर चले। किसी एक बड़ी नेता की स्वीकार्यता जैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। मैं कांग्रेस से कई सवाल चूंकि आपने उठाए वो पूछेंगे। नहीं बिल्कुल, मतलब वो प्रयास करने वाले लोग ही अगर थक चुके हैं। अगर मैं जनता दल यूथ की बात करूं, जहां अब लगातार ये चर्चा चल रही है कि शायद नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे और शायद एनडीए के साथ, क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री की एक रैली बिहार में होने वाली है। हो सकता है कहीं वो रैली बहुत अलग तरह की उसका संदेश आ जाए देश में। चलिए आएंगे आपके पास। अभी ढोल साहब से सवाल पूछे उससे पहले रंजीता जी कुछ कहना चाह रहे थे। डहीनवाल जी का सवाल आपसे भी कि विपक्षी दलों की एकता और गठबंधन को लेकर तो हम बात करते हैं, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन अलग अलग लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, इसको लेकर आप लोग भी साफ नहीं कर पाएंगे। जब भी सवाल होता है कहते हैं दिल्ली से फैसला होगा, हाईकमांड डिसाइड करेगा। आपकी आवाज नहीं मिल रही है। चले आ रहे हैं आपके पास। ढुल जी, क्या 3 राज्यों में बीजेपी की जीत, उसके बाद राम मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग स्टैंड तमाम विपक्षी दलों का, और उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा, क्या ये इसका असर है कि कांग्रेस की स्वीकार्यता सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, या राहुल गांधी की स्वीकार्यता या गांधी परिवार की स्वीकार्यता कम हो रही है कि ममता बनर्जी का जो बयान आया या भगवंत मानव जो कह रहे हैं? देखिए, जो जहाँ तक बात 3 राज्यों की जीत है तो उसमें से तो कांग्रेस रूलिंग सैमसंग कमेंट्री के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है हारी है, लेकिन कांग्रेस जीती भी है साउथ के अंदर। उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। वहाँ पे भाजपा के साथ क्या हुआ ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस के और भाजपा के टोटल नेशनल जो वोट शेयर आया था इन 4 राज्यों में, उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा पीछे नहीं है कांग्रेस कि ये कह दे कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मात खा गई। जहाँ तक बात आई वोट की, अब आ जाते हैं अगली बात को। इससे आगे जो आपका दूसरा प्रश्न था जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मामले में सभी दलों के अलग अलग राय, तो मेरे हिसाब से कोई सभी दलों की अलग अलग राय होना कोई बहुत गलत इसमें चीज नहीं है, ना ही ऐसा कोई गलत संदेश है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो है रिलीजन या धर्म जो है निजी विषय है। जिस धर्म के जिस व्यक्ति ने, जिस भी नेता ने चाहा वो गया। जिसे लगता है कि मुझे बाद में जाना चाहिए वो बाद में जाएगा, जिसे लगता है कि उसे पहले जाना चाहिए था वो पहले गया। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरह, जो क्योंकि धर्मांध पार्टी है भाजपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इनको केवल और केवल हिंदू पोलराइजेशन की राजनीति करनी है, कास्ट पोलराइजेशन की राजनीति करनी है। इसके अलावा भाजपा अभी आ रहे हैं आपके पास। तो इस तरह की पार्टी का एजेंडा स्पष्ट है। इनको पता है इनके नेताओं की रोजी रोटी इसी से चलती है कि जा करके इस प्रकार का प्रचार किया जाए। हमारा जो प्रयास है, अलग अलग मुद्दे जो इस प्रदेश को, इस देश को अफेक्ट करते हैं, हर एक उस मुद्दे के ऊपर बात करें। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके ऊपर बात करें। भले ही राजस्थान के अंदर कांग्रेस के जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के जो आपका जो हमारा कार्य था उसको रिवर्स करके इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लाने का काम किया है। उसका जवाब भी इनको आगे मिलेगा, जरूर मिलेगा, वोट के ऊपर भी मिलेगा और हम भी जाकर के देंगे। तो इस प्रकार के काम भाजपा को मुबारक, भाजपा करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सुबह शाम करते रहेंगे, इनको और कोई काम ही नहीं करना है। फील्ड में थोड़ी ना होते हैं ये तो इसी काम सुभाष जी को आपने सुना कि अब जब सीट शेयरिंग को लेकर बात होनी थी, गठबंधन की मजबूती को लेकर बात होनी थी, राहुल गांधी यात्रा पर निकल गए हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा होने में अभी आ रहे हैं रंजीता मेहता जी, आ रहे हैं आपके पास, इनका उत्तर पूरा होने दीजिए। राहुल जी की यात्रा से केवल उन्हीं लोगों का आपत्ति हो सकती है जिनको उससे नुकसान हो रहा है, इसके अलावा किसी को नहीं। हमारी सारी की सारी राष्ट्रीय नेतृत्व जो है दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, लगातार बात कर रहे हैं।
डेली जो है हमारी संरचना की जो है पार्टी की प्रादेशिक स्तर के ऊपर जो है लिस्टें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो राहुल गांधी जी अपनी यात्रा पर अगर हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? हमारे मोदी जी देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री है, देश से बाहर ज्यादा रहते हैं, देश के अंदर कम रहते हैं। तो इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इन चीजों के ऊपर फोकस करके ये कहना कि ये कांग्रेस काम नहीं कर रही है, कांग्रेस के अंदर संगठन का काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस चर्चा नहीं कर रही है, तो मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ। कोई भी इस प्रकार का विचार जो है जिससे ये लगता है कि इस प्रकार की चीजें हावी है कांग्रेस के ऊपर, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। हाँ, भाजपा के ऊपर क्या हावी है इस पूरे देश को पता है। रंजिता जी को कुछ कहना है, साथ ही मेरा सवाल भी था बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर, जो कि डहीनवाल जी ने पूछा। जी, मैं वहीं से शुरू करूंगी। सबसे पहला जो सवाल गठबंधन को लेकर किया गया था, जेजेपी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है वो पोस्ट अलायंस है, वो प्री अलायंस नहीं है। चुनाव जीतने के बाद हमने मिलकर सरकार बनाई है और चुनाव इकट्ठा लड़ना नहीं लड़ना ये हमारा संगठन तय करता है और निश्चित तौर पे तय हो भी जाएगा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ने में सक्षम है और हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। आज जहां तक बात राहुल गांधी जी की आ रही है, जो अपनी पद यात्रा शुरू कर रहे हैं गठबंधन करने के बाद, इंडिया अलायंस होने के बाद, वहां पर जो लोकल स्थानीय नेता है, जो मेजोरिटी में जीती है, उनको न्योता तक नहीं जाता। राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े जाते हैं, फिर धूल साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिन लोगों को उनसे तकलीफ है वो लोग ऐसा काम करते हैं। जनाब, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गाली दिए ख्याल अच्छा है। आज जिस तरीके से दीदी ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि आपके साथ वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगी, मात्र 2 सीटें दे रही थी आपको और आप मांग रहे थे 20, तो वो कहाँ से पॉसिबल हो सकता है? आज उजड़े दीवार मांग कर लाया था मैं 4 दिन, 2 आलतू में निकल गए और 2 इंतजार में। आज राहुल बाबा ये तय करने की बजाय कि किस जगह पर कौन सी सीटों पे कितने लोग लड़ेंगे, आज अपनी पदयात्रा निकालकर ये शो कर दिया है उन्होंने कि वो ना गठबंधन के साथ है, ना गठबंधन वालों को उनकी जरूरत है। आज तक आपने देखा है इतिहास में भी हमने जो है कांग्रेस वर्सेस जो है अलायंस जो इन्होंने किया था आम आदमी पार्टी के साथ, ये आपस में इनकी दरार नजर आई। जब इनके वहां के भगवंत मान ये कहते हैं एक टाइम आएगा जब हो जाएगी एक ही कांग्रेस। आज मैडम बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये कहते हैं कि हम चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाने जा रहे हैं, चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाने जा रहे हैं। तो मैडम इस बात को भी स्पष्ट करें, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है मिलकर लोकसभा का चुनाव चंडीगढ़ से लड़ेंगे? आज जो खरीद फरोख्त की बातें कर रही है उनके मुंह से ये बातें अच्छी से नहीं, सच भी बोले ठंडी भी बोले। खरीद फरोख्त कौन कर रहा है? 5 करोड़ रुपए कौन ऑफर कर रहा है? पंजाब में डीएसपी की नौकरी कौन ऑफर कर रहा है सांसदों को? ये सब लोगों से छुपा नहीं है। आप लोगों ये काम करते हैं, खरीद फरोख्त का काम करते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी। आज जिस तरीके से गठबंधन आपने किया है और उसके बाद आप कहीं पर अपने टूरिस्ट की राजनीति के अनुसार कहते हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आप ये भी बात स्पष्ट करें कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। आप सिर्फ मेयर बनाने के लिए गठबंधन कर लें और उसके बाद आप अलग अलग चुनाव लड़ें, तो उन चीजों से स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हार की डर से जो आपने फूट फिक्री है उसका इंतजार आज ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया, ये कहकर कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगी। प्रियदर्शनी जी, एक तो देखिए सुभाष जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब ये कह दिया गया कि 13 सीटें हम जीतेंगे तो इसमें क्या किंतु परंतु हो सकता है, और दूसरा जब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि हम सभी 10 सीटें जीतने में सक्षम हैं, या आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है हरियाणा में, तो आप लोग कहते हैं कि हुड्डा डिसाइड नहीं करेंगे या फिर उनका घमंड है, तो अब क्या ये मान साहब का घमंड नहीं है 13 सीटों को लेकर? मैं इसको क्योंकि आपके 2 प्रश्न हैं, हाँ, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको जवाब देती हूँ। पार्ट 1 का प्रश्न था आपका भगवत मान जी के बारे में, तो इसमें मैं पहले भी इस बात का जवाब दे चुकी हूँ, इसको रिपीट कर रही हूँ कि ये अहंकार नहीं है, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है हमारा। ये हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि किस तरीके से हम लोगों ने धरातल और पंजाब में मजबूती के साथ काम किया है। ये हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि जब उपचुनाव हुआ था पंजाब में, अभी जलंधर में, तो आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से प्रचंड जीत जीती है। ये तो बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जब मैं बोल रही थी, आप बोल रही थी, मैंने बड़ी ही विनम्रता से आपकी सारी बातें सुनी, सारे आरोप सुने। अब प्लीज आप इसको विनम्रता से सुनिए, जवाब सुनिए। उसके बाद हम ये कॉन्फिडेंस हमारा बताता है कि कितना हमने काम कर रखा है, किस तरीके से काम कर रखा है। जब पराली से पूरा हरियाणा परेशान था, तो किस तरीके से हमने वहां पे
वहां पे साधन लगाए। हरियाणा की तो तारीफ हुई पराली को लेकर, पराली कहाँ प्रबंधन को लेकर हरियाणा की तारीफ हुई है। पंजाब को भी नसीहत दी गई है, पंजाब हरियाणा से सीखे। पंजाब और आप एरिया देखिए ना ज्योति जी, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हरियाणा परेशान था? आपको एरिया भी देखना चाहिए। देखिए हम इस चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि पंजाब का एरिया फील्ड देख लीजिए और हरियाणा का एरिया फील्ड देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा अंतर है मुझे लगता है। तो इस पे ना चर्चा की जाए। आप भी चर्चा कर रही हैं। नहीं हुई तो मैंने कहा है ना। देखिए दूसरी बात लैंडफील तो नहीं है ना, लैंडफील तो ज्यादा ही है। दूसरी बात जो अहंकार तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का बता रहा है, क्योंकि जब भी इनसे कोई विकास की राजनीति करते हैं, जब भी हम इनसे बात करते हैं कि विकास की राजनीति करिए, हमें बताइए कि आपने 10 साल में 9 साल में आज रोडवेज के कर्मचारी आज फिर से धरने पे बैठ गए। आंगनवाड़ी की महिलाएं फिर से बैठ गई। आप ये देखिए आंगनवाड़ी की महिलाएं शुरू से ही बैठी है हरियाणा में। आप ये सोचिए पहचान पत्र हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला है। इनको शर्म आनी चाहिए इस चीज के। रंजीता जी, इस चीज का कोई भी जवाब इनके पास नहीं है। इनके पास सिर्फ ये मोदी के नाम पे, सिर्फ मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये पूछ रही है इकट्ठे लड़ेंगे अलग अलग लड़ेंगे? कौन सा चुनाव? लोकसभा चुनाव ही आ रहा है। ये तो केंद्र नेतृत्व डिसाइड करेगा ना। ये तो मैं और आप यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के तो नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से है। और जहां तक हरियाणा की बात करें, हुडा साहब क्या स्टेटमेंट देते हैं, हुडा साहब की स्टेटमेंट को क्या उनकी सेंट्रल टीम, क्या जो उनका केंद्र नेतृत्व सीरियसली लेता है? पता नहीं लेता है या नहीं लेता। आप ये देखिए ना कि अगर वो नहीं लेता तो हम क्यों सीरियसली ले। लेकिन आज की डेट में हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन जो है, सबसे बड़ा संगठन जो है इस समय वो आम आदमी पार्टी का है। और 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की जो एक बहुत बड़ी बदलाव यात्रा जो हम कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे हरियाणा की सबसे बड़ी यात्रा, सबसे बड़ी बदलाव यात्रा जो हमने की थी, उसके बाद सबसे बड़ी रैली करेंगे जिसमें कि 1.5 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता लोग आएंगे अरविंद जी को सुनने के लिए जींद में। तो बदलाव यात्रा के बाद तो बदलाव ये आया है कि आपके नेता ही छोड़ कर चले गए। लहर है आम आदमी पार्टी की। मैं तो इनको भी बोलूंगी कि आइए। रश्मि जी मेयर बनाने वाले चंडीगढ़ के अंदर जवाब आपका सुन ले कांग्रेस वाले, जो हरियाणा में बैठकर सुन रहे हैं वो भी सुने। जो पंजाब में बैठकर सुन रहे हैं वो भी सुने। चंडीगढ़ में इकट्ठे मिलकर मेयर बनाने वालों के हुड्डा जी के प्रति जवाब क्या है? भगवान सीटें जीतेंगे, लेकिन जब भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं हम 10 के 10 जीतने में सक्षम हैं, तो प्रियदर्शनी जी कहती हैं कि उनको हाईकमान सीरियस नहीं लेता। तो भूपेंद्र हुड्डा को आम आदमी पार्टी के सीरियस ये तो हाईकमान डिसाइड करेगा ना। उनको बताने तो दीजिए। ये कमेंट तो आपने किया है ना, ये बात तो आपने कही है ना। ये तो केंद्र। रविंद्र ढुल जी आप सुनिए तो मैडम अभी सुनिए। रविंद्र ढुल जी, भूपेंद्र हुड्डा को हाईकमान सीरियस नहीं लेता, आम आदमी पार्टी क्या सीरियस ले उनकी बात को? हालांकि इसी तरह का बयान भगवंत मान दे रहे पंजाब में। मैं ये कहता हूँ कि अपना जनाधार बढ़ाने का इनका एक प्रयास मात्र है। कौन किसको कितना सीरियस लेता है जो बताने की हमें आवश्यकता नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी की इंटरनल जो हमारी कार्य प्रणाली है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको सार्वजनिक करने की हमें जरूरत नहीं है। और वो हरियाणा के सर्वोच्च नेता है सभी राजनीतिक दलों के अंदर। उनसे बड़ा नेता, उनसे ज्यादा बड़ा वोट कैचर कोई भी किसी भी राजनीतिक दल के पास में हरियाणा में नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह कौन किसको कितना सीरियस लेता है, कौन किसको कितना सीरियस नहीं लेता है, ये तो चुनाव बताए। ढुलता शहजाद की मारेंगे डिबेट सुनेंगे तो जी क्या कह रहे हैं? रंजीता जी कह रहे हैं। रंजीता जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि ढुल साहब जो तारीफे कर रहे हैं हुड्डा साहब की, अगर शैलजा जी ने डिबेट देख ली तो इनको मारेंगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्यों? लेकिन ढुल साहब ये बात कि भूपेंद्र हुड्डा की हाईकमान नहीं सुनता, ये बात बीजेपी आईएनएलओ वाले कहते हैं तो समझ आता है। ये तो आपके साथी घटक दल हैं गठबंधन के, जिसको लेकर आप दावा करते हैं कि हाँ हम मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। एक दूसरे की पार्टी पर, नेताओं पर आप लोग सवाल खड़े करते रहते हैं। ये किस तरह का गठबंधन है? ये दिक्कत हो सकती है। ये किस तरह का गठबंधन है? आम आदमी पार्टी के हरियाणा यूनिट को दिक्कत हो सकती है, समझिए मेरी बात को, क्योंकि इनके जो सबसे बड़े नेता थे हमारी पार्टी में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं, तो इसके कारण से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी। अब समझिए बिल्कुल ऐसी फ्रस्ट्रेशन जेजेपी और बीजेपी के बीच में भी है। जेजेपी के नेता छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं, इनके एमएलए जा रहे हैं, तो ये चीजें चलती है ना।
अच्छा, ये निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा चले गए इसलिए आप कह रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, गठबंधन के अंदर ये इससे गठबंधन पे फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक पार्टी सभी अपने आप को मजबूत करने का काम करती है। आम आदमी पार्टी भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है, जेजेपी भी कर रही है, लेकिन सबसे मजबूत कौन है ये तो जनता बताएगी। रजवंत ढालीवाल जी, देखिए डिबेट में हम बात करें प्रवक्ता एक दूसरे की पार्टियों पर, अभी दल बदल को लेकर ढुल साहब निशाना साध रहे हैं कि इनके बड़े नेता हमारी पार्टी में आ गए। प्रियदर्शनी कह रही है कि हुड्डा साहब की तो हाईकमान नहीं सुनता है। तो नेताओं से लेकर प्रवक्ता एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते हैं, अपने अपने दम पर अपने अपने बूते चुनाव जीतने का दावा भी करते हैं। तो कब सीट शेयरिंग पर बात होगी, कब मजबूती से एक साथ लड़ने पर बात होगी, ये सवाल बरकरार है। देखिए ये तो सवाल बिल्कुल बरकरार ही रहेगा। मैंने आपको अभी भी बताया था, शायद बीजेपी के प्रवक्ता ने इस चीज का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब गठबंधन जब बना, जो एनडीए गठबंधन में जो 38 दल दिखाए गए थे, तो शायद ध्यान होगा इनको भी कि 2 दल हरियाणा के भी उनमें शामिल किए गए थे, जेजेपी और गोपाल कांडा की लोकहित पार्टी वाले को, इनको भी किया था। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारा ये गठबंधन है, दूसरी तरफ अगर उनको एक भी सीट ना दी जाए तो कैसा गठबंधन है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता देंगे। और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बैठकर ही शोल होगा। अगर टीवी डिबेट्स में करेंगे या इस प्रकार से अलग अलग स्टेटमेंट देंगे तो उससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला। लेकिन मेरा मानना ये है, ये पोस्ट पोल अलायंस का ये उत्तर दे चुकी है मेहता जी इस बात पर। जी नहीं, लेकिन एक चीज है, पोस्टपोन अलायंस की बात, एक चीज और भी बात करें। आज तो वो 38 जो पार्टी इन्होंने एनडीए ने बनाई थी उनमें शामिल है ना। वो जब अगर उनमें शामिल है और उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो वो कैसा गठबंधन, वो भी तो क्या ना कहीं उनकी भी तो एक बात आती है ना। और मैं तो एक चीज कहता हूँ, आज कोई भी नेता किसी भी पार्टी में जाए, किसी में भी नहीं जाए, ये एक दूसरे का चलता रहता है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, सब अपने आप को एडजस्ट करने के चक्कर में इधर उधर जा रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा सुनने में अतरज हो और ना भी हो। कारण क्या है कि जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, बीजेपी के भी बहुत से लीडर ऐसे हैं जो अपने आप को वहां पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी टिकट कटेगी तो वो भी दूसरे दल में जाएंगे। कांग्रेस में भी एक ऐसे लोग हैं जो एक सीट पर 5-5 दावेदारी कर रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलेगी वो बीजेपी में भी जाएंगे, हो सकता है जेजेपी में भी चले जाए, इनेलो में भी आ जाए, कहीं और भी चले जाए। ये आवागमन चलता रहेगा। मेन मुद्दा क्या करता है, मेन मुद्दा है जनता के पास कौन जा रहा है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रही है, अपने साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जनता को जोड़ रहे हैं। जनता का मतलब यह है कि जो जनता की बातों को और सरकार के समक्ष रखे, उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखे। वो आज आपने देखा होगा कांग्रेस भले ही भीड़ इकट्ठी करने में पूरी तरह से ठीक है, ताकतवर है, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं? वो एसआर के ग्रुप को घेरने का प्रयास करते हैं। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दलों के साथ गठबंधन कैसे करेंगे जो अपनी पार्टी के लोगों को ही इकट्ठा नहीं रख पा रहे? अगर जो व्यक्ति अपने पार्टी के लोगों को ही इकट्ठा, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को या जो सीनियर लीडर है उन्हीं को एकजुट नहीं रख पाते, तो वो और जो दल है उनको इकट्ठा कहां से रखेंगे? यही एक बड़ा अहंकार है और शायद इसी अहंकार की वजह से ये गठबंधन आगे नहीं बढ़ पा रहा। और मेरा तो मानना यही है कि अगर इस प्रकार का ये गठबंधन ऐसे रवैया रहा तो निश्चित तौर पर जो सबको पता है क्या होना है, मैं इस चीज के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन आगे आगे जब शीर्ष नेतृत्व अगर कोई भी डिसीजन लेगा तो वो जरूर स्थानीय नेताओं को भी मानना पड़ेगा। और स्थानीय नेता जब तक एकमत नहीं होंगे, सत्ता पक्ष के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक उनको सफलता नहीं मिलेगी। सुभाष जी, आज नहीं 2 दिन बाद इनको सब एकजुट होना सुभाष जी, पड़ेगा। क्या ये बहुत क्लियर के अपने आप में बहुत साफ है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ रहना ही होगा? और क्या इसी बिखराव के साथ चुनौती बन पाएंगे बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे लगता है भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए ही तो नीतीश कुमार जैसे लोग बिहार से अलग अलग जगहों पर अपने कदम वहां गिरा रहे थे, जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, संपर्क साध रहे थे और इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू करने की उन्होंने कोशिश की। और कांग्रेस को साथ लेकर शुरू दिनों से उन्होंने ये बात कही थी कि कांग्रेस को अलग रखकर गठबंधन नहीं चला सकता, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन प्रभावी नहीं हो सकता। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस की भूमिका क्या रही है। तो कांग्रेस की भूमिका, जैसा ढुल साहब अभी कह रहे थे, देखिए कोई यात्रा पर निकल जाए, चाहे वो तीर्थाटन की यात्रा हो, राजनीतिक यात्रा हो, सामाजिक यात्रा, कोई भी यात्रा हो, आप बिल्कुल शौक से आप जाइए, मगर आप समय को देखिए, टाइमिंग देखिए, आप किस वक्त जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं और उसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है, कितना समय आपके पास बचा है आपकी तैयारी की दृष्टि से। आप उस दिशा में कदम नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं और आपके कदम ठिठक रहे हैं।
दूसरा जो आपके साथ चलने के लिए कस्में खा रहे थे, जिन लोगों ने आपकी दूसरी तीसरी बैठक में आपकी पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रपोज किया, ममता बनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने तो उनकी बातों का समर्थन कर दिया था। तो ऐसे में और उसको आपने स्वीकार नहीं किया, राजनीतिक भूल है। मैं ये मानता हूं पत्रकार के रूप में कि वो भी कांग्रेस की एक राजनीतिक भूल थी, जिस तरह से कि श्री राम रूपी रथ पर चढ़ने से इनकार करके कांग्रेस पार्टी ने फिर एक राजनीतिक भूल कर दी है, उसी तरह से वो भी उनकी भूल थी। अगर उन्होंने वो पासा फेंका था ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, तो कांग्रेस को चाहिए था उसको लपक लेना, चाहे अनचाहे, तो बात कुछ और होती, फिर ये अपनी बातों से कैसे मुकर सकते थे। लेकिन आज तो इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी राहें स्वयं ही बिल्कुल अपनी अपनी जपनी और अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आप जितनी पार्टियों को लेकर आप चलने की कस्में खाते थे, अगर आप सब लोग अपना अपना राग अलापना शुरू करेंगे, तो इस देश की जनता इतने प्रकार की रागों के बीच में भ्रमित अब होना नहीं चाहती है। जनता 10 साल से एक शासन देख चुकी है, उसको डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में जा रहा है। ऐसे में जनता अब इस प्रकार के भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती है। और आज भी ये गठबंधन जो चाहते हैं गठबंधन की राजनीति हम करें, भाजपा के सामने मजबूती से जाएं, उनको ये बात अब तक भी समझ में नहीं आई है। वो अब भी इस देश की जनता के बारे में भ्रमित है। मैं एक आधार बताता हूँ। आप पंजाब की चर्चा कर रहे थे। पंजाब में आप ये बताइए, पंजाब में भाजपा का लगभग बहुत आधार नहीं रहा है, इतिहास नहीं है ऐसा। ये बात सही है, ये साफगोई से भाजपा को भी स्वीकार करनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वो नहीं स्वीकार करेंगे। वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यही दो पार्टियां हैं जो आपस में मुख्य लड़ाई में है। ऐसे में कोई सहज समझ सकता है कि आम आदमी पार्टी किस आधार पर कांग्रेस के साथ समझौता करने को तैयार हो, या फिर कांग्रेस के पास वर्तमान में, क्योंकि पिछली लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली वहां से, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अभी भी वो तर्क दे रही है कि हमको उस आधार पर उतनी सीटें मिलनी चाहिए। ज्योति जी शायद याद हो, इससे पहले एक बार आपने जब चर्चा इस मुद्दे पे की थी, तो मैंने ये बातें कही थी कि ये लोग पंजाब के कॉस्ट पर हरियाणा छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पंजाब के कॉस्ट पर समझौता करने को तैयार नहीं है कि हम कैसे पंजाब को छोड़ करके, जहां हमारे सांसद अभी जितने भी सांसद हैं लोकसभा के, उसको ऐसे कैसे हम उनके अस्तित्व को कैसे नकार सकते हैं। और वही बात हरियाणा की बात है। अगर हरियाणा में आप देखें, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनकी चर्चा अभी आप कर रहे थे कि उनका केंद्र में नहीं सुना जा रहा है, मैं ऐसा अभी तात्कालिक दृष्टि से नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो जैसा चाहते हैं वैसा वो कर पा रहे हैं। अपने मतलब का अध्यक्ष भी नियुक्त करा पा रहे हैं, अपने मतलब का वो प्रदेश के प्रभारी भी यहाँ नियुक्त करा पा रहे हैं, और अपने हिसाब से वो चला रहे हैं। तो इसलिए उनकी तो चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, जितनी भी संगठन से जुड़ी लिस्ट आ रही है, ज्यादातर उनके खेमे के लोग सामने आ रहे हैं उनके नाम। एक बात मुझे ये कहनी हरियाणा के बारे में केवल ज्योति जी, कि आप हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का अभी कुछ नहीं है। संगठन ये दावा ठोकते हैं कि मेरा 5 करोड़ का संगठन है, 2 करोड़ का या 10 लाख का, जो भी कुछ हो, इनका अपना अधिकार है दावा ठोकने का। लेकिन सवाल उठता है कि राजनीतिक दृष्टि से अभी इन्होंने कुछ अचीव करके इस हरियाणा में दिखाया नहीं है। तो ऐसे में आपके पास क्या आधार बनता है? अगर आप पंजाब में ये आप कहते हो कि आप सत्ता में हैं और आप बहुत भारी बहुमत के साथ सत्ता में वहां आए हैं, तो आप 13 में से एक सीट भी कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है, तो हरियाणा में किस आधार पर आप कांग्रेस से सीटें मांगते हैं? बिल्कुल जायज सवाल है इसमें। पार्टी किस पार्टी से है ये तो आप देख लीजिए, इनके नाम के नीचे वरिष्ठ पत्रकार के हैं, और ये आंकड़ों के साथ मुझे लगा कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपको कुछ भी लग सकता है लगने को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उनकी बातों से निकलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बात तो कांग्रेस भी कहती रही। प्रियदर्शनी जी आप सुनिए, धुल साहब, आम आदमी पार्टी को लेकर आप लोग कहते रहे 3 राज्यों के चुनाव परिणाम, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से पहले कि आदमपुर में इनकी जमानत जब्त हुई थी, इनका कोई अस्तित्व नहीं है हरियाणा में। कांग्रेस पार्टी वो जिसने हालांकि पिछली बार कोई भी सीट नहीं जीती लोकसभा में, लेकिन हिसार के अलावा सभी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। तो किस आधार पर कौन सी सीट आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है? देखिए, इस मामले में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कुछ स्पष्ट कर चुके हैं, अध्यक्ष जी भी इस मामले में स्पष्ट कर चुके हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हरियाणा का अपना कोई आधार नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है, यानी कि 1%, 1.5% वोट भी नहीं है। तो उस हिसाब से सीट शेयरिंग के अंदर किसी भी प्रकार का इनका कोई हिस्सा मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई बनता है।
किसी भी प्रकार की प्रैक्टिकल सेंस नहीं। आगे क्या होगा ये हाईकमान ने डिसाइड करना। आखिरी कमेंट आपका प्रदर्शनी जी, कोई हिस्सा नहीं बनता है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो मैं पहले तो सुभाष जी पत्रकार हैं, मैं इनकी बड़ी उन पर आप क्या सवाल उठा रही हैं? आप सुन लीजिए, कांग्रेस के नहीं मैडम, मैं जवाब तो दूंगी ना। ऐसा लग रहा था कि मुझे आप सवाल को क्यों छोड़, मैंने नीचे नहीं पढ़ा था कि वरिष्ठ पत्रकार लिखा हुआ था। अब पढ़ लिया ना और नहीं पढ़ लिया, लेकिन जवाब तो दूंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बीजेपी के प्रवक्ता का सुन रही हूँ। रंजीता जी का भी काम यही सुभाष जी कर रहे थे। नहीं, आप ये गलत कह रही हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद पत्रकारिता में रही हूँ। मैं इस बात पर नहीं आती अभी। हाँ, खैर एनी विच वेज, हर एक पार्टी को लेकर जो परिस्थितियां की उन पर बात करते हैं आज भी। दूसरी बात, रविंदर जी की बातें कह रहे हैं, आप लोगों का तो 1% वोट नहीं है। नहीं, ये कोई आधार ही नहीं है कि कोई सीट दी जाए आप लोगों को हरियाणा में। नहीं, रविंदर जी को मुझे लगता है कि ये कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले मैं इनसे पूछूंगी कि क्या आपका संगठन तैयार हो गया है रविंदर भाई? अगर नहीं हो गया है तो पहले खुद आकलन करिए। और मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि मैं आपका गठबंधन, हम इंडिया गठबंधन में साथ नहीं कोई किसी सीट को लेकर आप ये क्लेम कर सकते हैं, हाँ हम हैं यहाँ पर, बिल्कुल है। ये कहते हैं 1% वोट शेयर नहीं है आप लोगों का, तो क्या तथ्यात्मक रूप से ये गलत है? आप गलत बता दीजिए। देखिए, इसी तरीके के दावे इन लोगों ने किए थे दिल्ली में भी, इसी तरीके से लोगों ने कहा था पंजाब में भी, हरियाणा, और रिजल्ट आपके सामने है। और ऐसे ही ये हमें बता रहे हैं। मतलब मुझे याद है, बोलना नहीं चाहिए, शीला दीक्षित जी का मैं बहुत ही आदर करती हूँ और अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन शीला जी ने चुनावों से पहले ये बोला था कि अरविंद केजरीवाल कौन है? मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अस्तित्व है। ये कोटेड स्टेटमेंट। पंजाब से तो हरियाणा की तुलना ना ही करें। नहीं, कैसे नहीं करें? क्या वहाँ चुनाव नहीं हुए थे? ज्योति जी, क्या वहाँ चुनाव नहीं हुए थे? नहीं ज्योति जी, वहाँ चुनाव नहीं हुए थे। यहाँ भी चुनाव हुए हैं, यहाँ आप लोगों ने लड़े हैं, यहाँ आप लोगों की जमानत पहले की बातें कभी नहीं बची है। नहीं, पहले की बात, पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कोई आधार की नहीं है कोई सीट दिए जाने का। वो उनके कहने से वो तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, वो तो कहेंगे ही, अपनी पार्टी को करेंगे, लेकिन आधार की जहां बातें की जाए, मैंने एक सवाल पूछा है, क्या संगठन है कांग्रेस का? नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है कि संगठन नहीं है। दोनों नेता, इनके जो मुख्य नेता हैं, हुड्डा जी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, ये कुमारी शैलजा और किरण चौधरी अलग यात्रा निकाल रही हैं। दोनों एक दूसरे की यात्राओं में नहीं आते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप ये देखिए ना कि कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा मनोबल टूट रहा है। रविंदर जी बोलते हुए डर रहे थे कि अब हुड्डा जी की बात करूंगा, और रंजीता जी ने कमेंट भी कर दिया था कि अब देखो शैलजा जी आपसे नाराज हो जाएंगी। तो पहले अपना अंतर्कलह देखिए, हमारी पार्टी का क्या अस्तित्व क्या नहीं है वो छोड़िए। हमारी पार्टी का अस्तित्व आपको 28 तारीख को दिख जाएगा। और मैं यहाँ पे सारे प्रवक्ताओं को बोलती हूँ कि आप लोग भी आइए, जींद में हमारी रैली है 28 तारीख। रंजीता मेहता जी, और जरूर आइए और देखिए कि कितनी बड़ी ताकत है। क्या है कि दलों के गठबंधन हो जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को या विचारधारा को एक करना, अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारियों को एक साथ लाना, ये एक बड़ी चुनौती रहती है। और ये हर बार डिबेट में हम देखते हैं जब प्रवक्ता ही आमने सामने आ जाते हैं गठबंधन के। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ ज्योति जी, आपकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यहीं पर किस तरीके से खींचाकशी एक दूसरे की ऊपर की जा रही है, किस तरीके को एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, तो ये किस तरीके से मिलकर चुनाव लड़ेंगे? एक तरफ भी चंडीगढ़ में मेयर बनाने के दावे और वादे कर रहे हैं मिलकर, और एक तरफ पंजाब और हरियाणा की स्टेटमेंट में, दोनों में कितना अंतर है आप देखिए। आज अगर हम नीतीश कुमार और तेजस्वी की बात करते हैं, आज एक ही मंच पर 11 मिनट तक दोनों इकट्ठे बैठे रहे अदल बदल में, और एक दूसरे से बात तो क्या करनी थी, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। तो ये जो ठगबंधन ऊपर होते हैं, नीचे कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलते। ऐसा ही एक ठगबंधन 1992 में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ था, और शाम को रिजल्ट आते आते जो थे वो ठगबंधन टूट गया था। उस समय भी लोगों ने नारा ये लगाया था, पत्थर रख लो छाती पर और मोहर लगाओ हाथी पर। प्रॉब्लम ये है कि ऊपर के गठबंधन जो होते हैं, नीचे के कार्यकर्ताओं के दिल ना मिलने की वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलते, शाम को रिजल्ट आते आते टूट जाते हैं। और ये जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, ये तो आपके सामने है। मैं हर स्टेट का उदाहरण आपको दे रही हूँ। मैंने आपको अभी टीएमसी के बारे में बताया कि बंगाल में उनकी बिल्कुल, इसमें तो अलग अलग दल या बड़े नेता ही बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि करना क्या है, कहाँ मिलकर लड़ना है, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, इसे लेकर भी अभी गणित लगाया जा रहा है। राहुल गांधी की नॉन एक्सेप्टेबिलिटी ये बताती है कि आज वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसकी बजाय उनको इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, ताकि जो कम से कम लोग जुड़कर गठबंधन बना रहे थे वो मिलकर तो रहे। आज कहीं ना कहीं नॉन एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से सब लोग जो है मुंह एक दूसरे की तरफ नया होकर एक दूसरे को बांटने की बजाय डांटने का। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा हम कर रहे थे क्या गठबंधन में दरार आ गई है, क्या गठबंधन को झटका लगा के, और क्या इसी बिखराव के साथ बीजेपी को चुनौती दे पाएगा गठबंधन। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।